तो चलिए आज की क्लास में हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के अंदर। आप लोगों को पता है, जो भी प्राइमरी वाले आप लोग हैं, तो उसमें तो 25 से 30 क्वेश्चन सब मिला करके साइंस से रहेंगे, जिसमें 8 से 10 प्रश्न जो है केमिस्ट्री से। जो टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, उनको भी 8 प्रश्न जो है वो साइंस से रहेंगे। और एग्जाम में एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सब लोग ध्यान से सुनिए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों से है, न्यूक्लियॉन में क्या क्या शामिल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूक्लियॉन जब पूछा जाए तो उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल, क्योंकि परमाणु का जो केंद्रक होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों बगल ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो न्यूक्लियॉन में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाए। अगला प्रश्न आप लोगों से है, तीनों किस में आएगा सर? ये तीनों परमाणु का मौलिक कण होता है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं, तब 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन है तो न्यूट्रॉन रहेगा ही, प्रोटॉन रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन। हाँ। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य होता है या विभाज्य होता है? अविभाज्य। बिल्कुल, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। ठीक है। अच्छा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किस पर आधारित है? परमाणु भार पर कि परमाणु संख्या पर? परमाणु भार पर नहीं, परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा बनाई गई है और यह परमाणु संख्या पर क्या है? आधारित है। ठीक है। अच्छा, केवल हम विविध प्रश्न को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं कि अम्ल में बताइए, नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो है, विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं ना। जो खट्टा दूध और दही है उसमें आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आंवला, पपीता, ब्रोकली खाते हैं ना आप लोग, इसमें आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी हुआ ना? हाँ, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला है अंगूर, इमली, इस सब में कौन सा आम? टार्टरिक अम्ल। इमली में आपको टार्टरिक अम्ल। पालक, टमाटर,
में ऑक्जेलिक, पालक टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि पीएच स्केल का खोज जो है किसने किया था? सोरेनसन। बिल्कुल, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 हो तो उदासीन होगा और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय। रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है, इसका पीएच मान 7.4। रक्त एक क्षारीय विलयन है, इनका पीएच मान 7.4। हमारे मुंह का लार जो होता है, लार ना, वो भी आपको क्षारीय में ही आता है। हालांकि इसका पीएच मान का रेंज है 6.5 से 7.5 तक, लेकिन एग्जाम में आप लोग लार को किसमें मारिएगा? मूत्र जो है वह अम्लीय होता है, 6 के आसपास इसका पीएच मान होता है और मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। रक्त, लार, मूत्र, ये 3 जो है मेनली आपको दिमाग में रखना है कि रक्त, लार क्षारीय हो जाएगा और मूत्र जो है वह अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7। यदि जल बिल्कुल शुद्ध हो तो वह उदासीन होता है और उसके पीएच मान कितने होते हैं? 7। ठीक है। अच्छा, आपको अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। कपड़े पर यदि जंग लग जाए, दाग धब्बा लग जाए, तो उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। देखिए, आप लोग विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में याद रखिए। ठीक है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम, रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ना। और इनका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या प्राप्त होता है? आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस क्या होती है? प्रवाहित होती है, तब जाकर के आपको विरंजक चूर्ण क्या होता है? प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है वह कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 into 2S2 ना, CaSO4 into 2S2। इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसमें 2 गो जो H2O का अणु है उसमें 1.5 गो अलग हो जाता है, आधा बच जाता है। तो CaSO4 into 1/2H2O बनता है। उसी 1/2H2O वाले कैल्शियम सल्फेट के अणु को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभिरंजक चूर्ण को क्या रखना है, याद रखना है। इनके बाद केमिस्ट्री में और क्या महत्वपूर्ण है उस पर हम फोकस करते हैं। धातु और उनका अयस्क, धातु और उनका अयस्क क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। आपको याद रखना है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, तीन को कम से कम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये आपको लोहा का अयस्क, किसका अयस्क है, लोहा या आयरन या Fe का क्या है आपको अयस्क। कौन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। फिर याद रखिएगा बॉक्साइट, कौन, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम। कोरंडम, दो नाम याद रखिए, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, साथ साथ कोरंडम को भी याद रख लीजिए, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क है। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास क्यूप्राइट, ये कॉपर या तांबा का अयस्क है, किसका अयस्क है, कॉपर या तांबा का अयस्क। गैलेना, पीबीएस, पीबीएस उसका सूत्र होता है, ये गैलेना जो है वह लेड या सीसा का अयस्क, गैलेना जो है लेड या सीसा का अयस्क। सिनेबार, एसजीएस, एसजी से है, तो सिनेबार जो है वह मरकरी या पारा का अयस्क है, सिनेबार जो है मरकरी या पारा का क्या है अयस्क है। सिनेबार हो गया मरकरी या पारा का, गैलेना हो गया सीसा, गैलेना किसका हो गया, सीसा। जिंक ब्लेंड और कैलीमाइन, जिंक ब्लेंड और कैलीमाइन किसका अयस्क है, जिंक या जस्ता का अयस्क है, जिंक या जस्ता का अयस्क है, ठीक है। उनके बाद पीच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है, पीच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। केसिटेराइट जो है वह टीन का अयस्क है, केसिटेराइट किसका अयस्क है, टीन का अयस्क है। कौन कौन याद रखना है, फिर से हम बोल रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लोहा का अयस्क है, लोहा या आयरन का अयस्क है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्युमिनियम का क्या है अयस्क है कि नहीं। इनके बाद आप याद रखिएगा कि कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, ये सब कॉपर या तांबा का क्या है आपको अयस्क है ना। जिंक ब्लेंड, जिंक का, पीच ब्लेंड यूरेनियम का ना, जिंक ब्लेंड जिंक का, पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। कैलीमाइन जिंक का अयस्क है, कैलीमाइन जिंक का अयस्क है, ठीक है। सिनेबार जो है वह मरकरी या पारा का अयस्क है, सिनेबार जो है मरकरी या पारा का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है ना। तो ये सब आपको क्या रखनी है, याद रखनी। देखिए मानव का जो शरीर है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, कौन सा है, ऑक्सीजन। वायुमंडल जो है, वायुमंडल
उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन। 78। उसके बाद ऑक्सीजन 21 के 25% के लगभग, यानी 20.95 में लगभग 21% ज्यादा था ऑक्सीजन। इनके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हो गया आपको वायुमंडल। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कौन होता है? आर्गन। ये जो भूपर्पट्टी है, भूमि का ऊपरी परत ना, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व के 46% है। उसके बाद सिलिकॉन, उनके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। एल्युमिनियम 8% के आसपास, लोहा 6% के आसपास ना। तो एल्युमिनियम जो है वह 8% होता है। यदि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछ दे भूपर्पट्टी में, तब हमारा उत्तर क्या होगा? एल्युमिनियम। सीधा पूछे कौन सा तत्व भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए हरा कशिश, लाल कशिश, नीला कशिश, श्वेत कशिश है, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल और रेड विट्रोल। तो लोहा का जो सल्फेट है FeSO4, इसको हरा कशिश कहते हैं। लोहा हरा रंग, लोहा वैसे काला होता है, लेकिन लोहा का जो सल्फेट है वह हरा रंग ना। तो लोहा का सल्फेट यानी FeSO4 क्या कहलाएगा? हरा कशिश। क्या कहलाएगा? हरा कशिश ना। तांबा को नीला, तांबा माने नीला ना, तो कॉपर सल्फेट को नीला कशिश, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश। जिंक सल्फेट को सफेद कशिश, जिंक सल्फेट को सफेद है। लोहा का सल्फेट हरा, कॉपर का सल्फेट नीला, जिंक का सल्फेट सफेद है। और कोबाल्ट का जो सल्फेट होता है वो लाल। कोबाल्ट का सल्फेट क्या होता है? लाल। तो उसको लाल कशिश कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि कोई विलयन कॉपर सल्फेट का है, तो नीले रंग का होगा, नीला थोथा भी उसको कहते हैं ना। उसमें एक हम ब्लेड डाल दे ना, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा ना। तो वहाँ विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो वो कॉपर अलग हो जाता है, लोहा का सल्फेट बन जाता है, तो उसका रंग हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा। ठीक है, अच्छा, मतदाता की उंगली, मत कुर्सी लेके बैठ रही हो, मतदाता की उंगली में जो स्याही लगाई जाती है, वह स्याही कौन सा यौगिक होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। मतदाता की उंगली में जो स्याही लगाई जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, इनके बाद आप लोगों को याद रखना है कि सल्फाइड अयस्कों को भर्जन या जारन के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। सल्फाइड अयस्कों को भर्जन या जारन के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन के द्वारा किसमें बदला जाता है? ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट को निस्तापन के द्वारा, सल्फाइड को भर्जन या जारन के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्साइड में बदला जाता है। झूठा सोना या मूर्खों का सोना, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट, लोहा का पायराइट FeS2, आयरन पायराइट को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आयरन पायराइट को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है ना।
यदि इस्पात को अधिक जंगरोधी बनाना है, इस्पात माने स्टील को अधिक जंगरोधी बनाना है कि उसमें जंग नहीं लगे, तो आपको इस्पात बनाने में कौन सा धातु मिलाना पड़ेगा? क्रोमियम। जिंक तो हो गया कि यदि कोई लोहा का चीज है उसको आप बचाना चाहते हैं जंग से, उसका संचारण नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप उस पर दस्ता का लेप लगा दीजिए। इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इससे उसमें जंग नहीं लगेगा। तो गैल्वेनाइजेशन में जस्ता धातु का प्रयोग होता है। लेकिन ऑलरेडी आप चाह रहे हैं कि जो स्टील है उसमें जंग नहीं लगे, तो आप उसमें थोड़ा सा क्रोमियम धातु क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है। भविष्य का ईंधन जो है वह किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन। देखिए, संसार का यदि सबसे कठोर पदार्थ पूछे तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा। संसार का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। नहीं, और यदि आपको नहीं संसार का सबसे कठोर धातु पूछे, संसार का सबसे कठोर धातु पूछे, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ठीक है। सबसे कठोर यूरेनियम। प्लेटिनम। संसार का सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा। रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि गोताखोर जो है समुद्र में सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस, ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हीलियम कौन काम आता है? हल्का गैस होता है हीलियम। हल्का होता तो डूबने नहीं होता। हाँ। अच्छा, ये बताइए माचिस की तीली में किस फास्फोरस का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। चूहा बनाने की बीस में सफेद फास्फोरस का प्रयोग होता है। चूहा बनाने की जो बीस है जिंक फॉस्फाइड, उसमें कौन फास्फोरस प्रयुक्त होता है? सफेद फास्फोरस प्रयुक्त होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। कृत्रिम हीरा कौन सा चीज होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी। सड़ी हुई मछली का गंध जो होता है वह किस गैस के जैसा होता है? ओजोन गैस के। किस गैस के द्वारा? ओजोन गैस। स्ट्रेंजर गैस जीनोन को कहा जाता है ना। स्ट्रेंजर अपरिचित, स्ट्रेंजर गैस जो है जेनोन को कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जेनोन को कहा जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजनीकरण करना पड़ेगा। हाइड्रोजनीकरण करना पड़ेगा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए। रबर का वल्कनीकरण करना है तो वहां पर सल्फर का प्रयोग होता है। रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है? सल्फर का प्रयोग होता है। रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग
होता है ना। मिश्र धातु और वो किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, इनको आपको उसको याद रखना चाहिए ना, काफी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछेगा। देखिए कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा, कांसा मैंने अंग्रेजी में क्या कहेंगे कांसा को, ब्रॉन्ज। कांसा जो है वह तांबा और टीन का मिश्रण। मानव ने किस मिश्र धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, कांसा। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया, तांबा। किसका, तांबा। तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन। देखिए पीतल और डच मेटल, पीतल और डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। पीतल और डच मेटल, तांबा और जस्ता, Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है कौन कौन, पीतल और डच मेटल। इनके बाद टाका एक होता है जिसको सोल्डर भी कहते हैं अंग्रेजी में, टाका को सोल्डर भी कहते हैं ना। यह सोल्डर जो है वो टीन और सीसा, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इनका प्रयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है ना। तो टाका या सोल्डर का, सोल्डर जो है टाका या सोल्डर टीन और सीसा का क्या है, मिश्र धातु। रोल्ड गोल्ड, सोने के जैसा यह दिखता है, नकली सोना हो गया। तो रोल्ड गोल्ड जो है तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है कौन, रोल्ड गोल्ड। तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है रोल्ड गोल्ड। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर जिंक और निकेल का क्या है, मिश्र धातु। ठीक है। इनके बाद याद रखिएगा नाइक्रोम ना, जिसका उपयोग विद्युत ताप उपकरण जैसे आयरन सब में किया जाता है। बहुत ही उच्च प्रतिरोधकता होती है किसकी, नाइक्रोम के तार की। तो यह नाइक्रोम जो है वह निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका, निकेल और क्रोमियम। तो क्या सब याद रखना है कि कांसा तांबा और टीन का, कांसा तांबा और टीन का, पीतल और डच मेटल, पीतल और डच इसका, तांबा और जस्ता। हाँ अलग अलग है केवल धातु मगर एक ही न। उस पीतल में तांबा का परसेंटेज होता है 70 और जिंक का होता है 30। और डच मेटल में तांबा होता है 80-85% और जिंक होता है 15-20। इन परसेंटेज अलग अलग होता है, परसेंटेज का डिफरेंस। हाँ तो पीतल और डच मेटल जो है वो किनका मिश्र धातु है आपको, तांबा और जस्ता। टाका या सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टाका या सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु। रोल्ड गोल्ड जो है तांबा और एल्युमिनियम का, रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का ना। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसमें हाँ आयरन भी है, मेन निकेल और क्रोमियम। ठीक है। हाँ अच्छा, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, नहीं सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक क्या है,
अर्धचालक। अच्छा, वेल्डिंग जो किया जाता है, वेल्डिंग, इसमें आपको किसका किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में किसका किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का क्या होता है? प्रयोग होता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जिसको कार्बेट भी कहते हैं। वहीं कार्बेट का परिवर्तन एसिटिलीन गैस में होता है, जिससे कि फल पकता है। तो किस रसायन का फल पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। देखिए, याद रखिएगा कि मार्स गैस किसको कहा जाता है? मेथेन को कहा जाता है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? मेथेन को कहा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, एलपीजी गैस, कौन सा गैस? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें 3 गो चीज रहता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या सब रहता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन मुख्य रूप से उसमें ब्यूटेन के जो 2 समावयवी है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, वह क्या रहता है? मौजूद रहता है। किसमें? एलपीजी गैस। एक प्राकृतिक गैस होता है, एक एलपीजी गैस हुआ, एक होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। उसमें सबसे ज्यादा मेथेन है। क्या रहता है? मेथेन। इनके बाद एक होता है आपको गोबर गैस या बायोगैस। गोबर गैस या बायोगैस, यह जो है आपको मेथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। मेथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बायोगैस में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, गोबर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन CO+N2 को वायु अंगार गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु अंगार गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO+H2 को भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस कहते हैं। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? प्रयोग। पेट्रोल पंप पर जो रहता है उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस रहता है सर, वो आग बुझाने के। हाँ, अग्निशामक जहाँ होगा वही होगा। इनके बाद आपको वही बात, संक्षारण माने जंग लगना। संक्षारण के बाद लोहा जैसे धातु का भार पहले क्या होता है? बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। इसके बाद सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन से होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन से होता है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण। सामान्य उर्वरक, जनरल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK खाद सुने होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इसका इस्तेमाल जो है वह इसमें किया जाता है आपको सामान्य उर्वरक के रूप में। इसका प्रयोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके बाद आपको साबुन रहित साबुन जो है अपमार्जक को कहा जाता है। साबुन रहित साबुन जो है अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा आचरण करता है। साबुन कठोर जल के साथ अच्छा आचरण नहीं करता। साबुन जो है उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन जो है उच्च वसा अम्लों का क्या होता है? सोडियम लवण होता है। बायोडीजल जो बनाया जाता है इसमें जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग होता है। बायोडीजल बनाने में
जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग होता है। बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तीनों का नाम भी क्या है? अलग अलग है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके 3 समस्थानिक है और तीनों का नाम भी क्या है? अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके बाद आप लोगों को याद रखना है जैव निम्नीकरण या जैव अनिम्नीकरण, तो याद है ना, जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से आसानी से सरगल जाए उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, बायोग्रेडियम कहते हैं। जैसे कि जो भी पादप और जंतु अपशिष्ट है वह क्या होता है? जैव निम्नीकरण होता है। एक होता है जैव अनिम्नीकरण यानी नॉन बायोग्रेडेबल, यानी जो सड़ता गलता नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक को तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरिया। ऑक्सीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रिस्टले ने की। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रिस्टले। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। इसने क्या था? कैवेंडिश। समुद्री जल को जो पीने योग्य बनाया जाता है वह उल्टा परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। समुद्री जल को जो पीने योग्य बनाया जाता है वह उल्टा परासरण की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। समुद्री जल को पीने योग्य उल्टा परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है कि नहीं? ऊर्ध्वपातन तो आप लोग समझ भी करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने के उपरांत सीधे ठोस से गैस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। उनके बाद आपको कपूर, नेफ्थलीन, इस सब का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। इस सब का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1, निरपेक्ष आवेश यदि इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का यदि निरपेक्ष आवेश पूछेगा, ठीक है, तो वो कितना होता है आपको? +1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन का तो आवेश लगभग क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का यदि सापेक्ष आवेश पूछे तो माइनस, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश पूछे तो -1, निरपेक्ष आवेश पूछे तो -1.6। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश +1, न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जो है वो 9.1 गुना 10⁻28 के आसपास, -28 के आसपास होता है। देखिए, प्रोटॉन का 1.6 गुना 10⁻24, न्यूट्रॉन का भी उतना है। सापेक्ष द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन का 1/1840 होता है, जो लगभग 0 माना जाता है। प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन जो है उपस्थित नहीं होता। आप हरी पत्ती जो होता है
हरी पत्ती, उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। इस क्लोरोफिल में क्या होते हैं? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं ना। अच्छा, ये सब चीज तो याद होगा कि किरासन तेल के अंदर सोडियम को डुबा करके रखा जाता है। विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वह कौन सा धातु होता है? आपको पारा या मरकरी होता है। विद्युत या उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा या चांदी। विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना होता है। सबसे पतला तार उसी का बनाया जा सकता है। सभी अधातु जो है वह विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल मरकरी या पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फास्फोरस को पानी के तेल के अंदर पानी में डुबा रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम क्या करता है सर? वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हाँ, जलता है वो, तो फास्फोरस तो जलता है वो भी बहुत अभिक्रियाशील है। इनके बाद आपको तेल का जो कच्चा तेल जो निकलता है उसका जो प्रभावी आसवन के द्वारा उनका जो प्यूरिफिकेशन होता है, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एस्फाल्ट, स्नेहक तेल है, ये सब मिक्स होते हैं और वो अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि सूर्य से जो आपको एनर्जी मिलती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा है। और ये नाभिकीय रिएक्टर सब जो आपको काम करता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन की खोज जो है हेंस बेथे ने किया था। नाभिकीय संलयन की खोज किसने किया था? हेंस बेथे। नाभिकीय विखंडन का खोज जो है ऑटो हान और स्ट्रासमान ने किया था। किसने किया था? ऑटो हान और स्ट्रासमान ने किया था। किनका? नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर में आपको मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? भारी जल या ग्रेफाइट है। हाँ, ग्रेफाइट ना, भारी जल या ग्रेफाइट के छड़ का इस्तेमाल। यदि ग्रेफाइट के छड़ का इस्तेमाल हो तो उसको कहते हैं परमाणु पाइप। क्या कहते हैं? परमाणु पाइप। यदि भारी जल का इस्तेमाल हो तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग होता है। भारत में सबसे पहले परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में तारापुर में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ठीक है। जगह क्या है? उनके बाद जो है और केमिस्ट्री में जो सामान्यतया पूछने योग्य बातें हैं वो लगभग धातु अग्नि से धातु जो है ना तो बता ही दिए ना, इससे पहले भी इतना बताए हैं। तो केमिस्ट्री में इतना ही रहने दिया जाए और फिर अगले विषय को हम लोग देखेंगे। वीडियो को बंद करें।